भी ऐसा चौराहा या फिर मॉन्यूमेंट नहीं है जिसको लाइटिंग के जरिए सुंदर और आकर्षक ना बनाया जाए। दिल्ली एक तरीके से दुल्हन की तरह सज चुकी है। पूरी दिल्ली में इस वक्त फूलों से सजावट की गई है, लाइटिंग से सजावट की गई है। दिल्ली को कभी इतना सस्ता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। जी हाँ, G20 समिट के लिए मेजबानी के लिए G20 की भारत तैयार है और TV9 भारतवर्ष का हमारा स्टूडियो भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारत के लिए यह ऐतिहासिक मौका है और हम सब इस पल के साक्षी बन रहे हैं। दुनिया पर राज करने वाले 20 मुल्क दिल्ली में महामंथन करेंगे। आने वाले दौर की दुनिया कैसी होगी, ये भारत की सरपरस्ती में तय होगा। प्रधानमंत्री मोदी मेजबान हैं और उनका विजन विश्व पटल पर छाएगा। हमने भी बेहद खास तैयारियां की हैं। आज आप ध्यान से देखिए, हमारे स्टूडियो में G20 मंडपम उभर कर सामने आ गया है। दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्की और रूस, इसके बाद चीन और फिर हमारा मुल्क जिस पर हम सब नाज करते हैं, भारत, जो G20 की कर रहा है अध्यक्षता। आज तमाम देशों के एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी भी। निशांत, इट डजंट गेट बिगर देन दिस। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें लिखा कि 120 बल्कि 125 कंट्री के 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स। भारत ने जो स्केल अप किया है, हमने भी कोशिश की है इस G20 के मौके को उसी तरह स्केल अप करने की। यहां पर कंट्रीज हैं मेक्सिको, अर्जेंटीना, इटली, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका एंड भारत। ये बड़ी बात है, खासकर ये देखते हुए कि भारत ने इसको स्केल अप करके ये बताने की कोशिश की है, नॉट जस्ट वी हैव अराइव्ड, बट ग्लोबल साउथ में हमारी पोजीशन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और निशांत, अभी आपने जिस बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत अहम और खास बातें कही गई हैं। G20 को पीएम मोदी ने दरअसल 3 मंत्र दिए हैं। ये मंत्र कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। मानव केंद्रित दृष्टिकोण जरूरी है, ये कहा है पीएम मोदी ने। जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण से हटने की जरूरत है, इसे मानव केंद्रित बनाना होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन मजबूत हो, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है G20 समिट से पहले। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे मैं आपको बताना चाहूंगा। भारत की G20 की मेजबानी पर ब्रिटिश पीएम का बड़ा बयान। सही समय पर सही देश के हाथ में अध्यक्षता, ऋषि सुनक ने कहा है। विश्व कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऋषि सुनक ने कहा है। ऐसे समय में भारत का मेजबान होना अहम है, ऋषि सुनक ने यह भी कहा है। तो देखिए, एक के बाद एक बड़े बयानों का सिलसिला। TV9 भारतवर्ष पर हर अपडेट सबसे पहले। आसियान सम्मेलन में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से एक अपडेट है। पीएम ने कहा, आसियान सम्मेलन हमारे लिए बहुत अहम है। इतिहास, भूगोल भारत और आसियान को जोड़ते हैं, ये कहते हुए महत्ता इस सम्मेलन की बयां की है पीएम मोदी ने। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेहद अहम है, इसका जिक्र किया पीएम मोदी ने। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का दिया मंत्र। यानी कुल मिलाकर भारत के विकसित राष्ट्र बनने की राह में G20 एक अहम पड़ाव हो सकता है। हम बात कर रहे हैं मिशन 2047, जो कि एक विजन है। और आप सोच रहे होंगे कि दरअसल दिल्ली में हो रहे G20 समिट को से भारत को 5 बड़े फायदे क्या होंगे। आइए अब आपको बताते हैं। विश्व में लीडर की भूमिका नंबर 1, ये बहुत जरूरी है और जो हम अपना दिखा रहे हैं ताकत को। दूसरा, अर्थव्यवस्था को मजबूती। तीसरा, बढ़ेगी कूटनीतिक शक्ति। चौथा, पर्यटन को बढ़ावा। और 5वां, मेक इन इंडिया को लाभ।
ये वो चीजें हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त। मैं अगर यहां से शुरू करूं, मेरे साथ अशोक सज्जनार सर मौजूद हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर का जो आर्टिकल है उसमें उन्होंने क्लियरली जो 3 बातें कही, पहला जीडीपी सेंट्रिक व्यू से ह्यूमन सेंट्रिक व्यू, दूसरा जो रेजिलियंस की ग्लोबल सप्लाई चेन में बात की, और तीसरा उन्होंने कहा मल्टीलैटरलिज्म एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, उसमें रिफॉर्म। योर टेक। जी, मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है बिल्कुल ठीक है। और जैसा आपने शुरुआत में कहा निशांत, जो ऋषि सुनाक ने कहा है, राइट कंट्री एट द राइट टाइम, और जो उन्होंने 3 मंत्र दिए हैं, एक तो रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट वन, और उसमें हमने हमेशा ही यही कहा है जो इंस्टीट्यूशंस 1945 में बनी थी वो आज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकती। और हमने देखा है जब कोविड आया तो WHO कैसे फेल हो गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे फेल हो रहा है, और जब तक UN सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म नहीं होता है तब तक जब हम बात करते हैं पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड तो उसको हम कायम नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ अगर हमें शांति समृद्धि चाहिए तो उसके साथ साथ हमें दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखना होगा, और अर्थव्यवस्था में सप्लाई चेन है, और जो प्रधानमंत्री ने कहा है हमें मानव केंद्रित विस्तार की ज़रूरत है, ग्रोथ की ज़रूरत है। उसमें जीडीपी, अगर ये बताया जाए इस देश का जीडीपी बहुत अधिक है, परंतु हमने देखा है कोविड के बीच में बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई, वो उसके साथ डील नहीं कर पाई। भारत ने जिस प्रकार से ये जो भी चुनौतियां थी उसको डील किया है, तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने आगे रास्ता दिखाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, बिल्कुल ठीक रास्ता है, और उसी रास्ते पर दुनिया को चलना चाहिए। समीर, बड़ी बात जो है जो सर बता रहे हैं, उसी अखबार के एडिटोरियल में 2 दिन पहले यही भी लिखा था कि कई G20 देशों ने कह दिया है, अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम इस तरीके से चीजों को स्केल अप कर ही नहीं सकते इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या कुछ भी जैसे भारत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत आज पूरी दुनिया को यह बताने में सक्षम नजर आता है कि इस तरह के बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे डेवलप किया जा सकता है। लेकिन मैं इंडोनेशिया से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी, वहां से हमें मिली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया से ही जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट के जरिए G20 के लिए भी, उसे आप कैसे देखते हैं संजय जी? देखिए, 2 बातें साफ साफ है। पहली बात कि ट्राइकॉम में जो पहले प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया से अब भारत को आई है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2022 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें 2 बातें साफ साफ कही थी। पहली, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, जो आज का G20 का सबसे बड़ा फोकस है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो उनका कि ये जो समय है ये युद्ध का समय नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, शांति का समय है, प्रॉस्पेरिटी का, डेवलपमेंट का समय है। और जो आज उन्होंने लिखा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा जो डेवलपमेंटल अप्रोच है वो ह्यूमन सेंट्रिक होगा, मानव केंद्रित होगा, और भारत उसी दिशा में ग्लोबल साउथ की एक वॉइस बन रहा है कि जो ग्लोबल साउथ के इश्यूज हैं, जिसमें चाहे वो फूड सिक्योरिटी की बात की या आप एनवायरनमेंट की बात हो, फ्यूल की बात हो, जितने भी डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, जो ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा जो एक डिस्पैरिटी क्रिएट किया गया है पिछले दशकों से, जो ग्लोबल नॉर्थ के द्वारा, और जो बर्डन ग्लोबल साउथ ने जो झेला है उसको मजबूत करने की बात है। और सबसे बड़ी जो बात, बिल्कुल सही बात है। एम्बेसडर त्रिपाठी, क्या हम दुनिया को एक मंत्र देते हुए भी आज की तारीख में नजर आते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल जो हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, उसमें सभी कुछ आ जाता है। उसका सार ये है कि ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये गणना जो है, ये मानसिकता जो है क्षुद्र मानसिकता वालों की होती है। जी जी जी। बड़ी मानसिकता वालों के लिए सारी वसुधा सारी धरती एक कुटुंब है। हाँ। तो ये एक सबसे बड़ी, सबको समाहित करना, सबको इंक्लूड करना, ये इंक्लूसिव सोच जो है ये देने की कोशिश की है मोदी जी ने। और इसके साथ ही साथ देखिए, जब G20 की अध्यक्षता आई तभी से हमने ग्लोबल साउथ के लिए प्रवक्ता का काम शुरू किया। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। हाँ। हमने कहा हम उनकी आवाज है। वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है वो आज की तारीख में कैसे आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। निशांत, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर सर। सवाल ये है, योगेश जी मेरे साथ हैं सर, सवाल खड़ा ये होता है, अमिताभ कांत जी ने बड़ा सिंपली कहा कि $5 ट्रिलियन की टूरिज्म की इंडस्ट्री है और हमारे पास सिर्फ 1.5% शेयर है। क्या इससे आज जब पूरी दुनिया में डिक्लाइन हो रहा है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा?
बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। देखिए आज की जो टाइम्स में भारत ने जितनी उन्नति की है वो उन्नति जो है तमाम क्षेत्र में नज़र आ रही है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे वो इंडस्ट्री है, या वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या एग्रीकल्चर है, या टूरिज़्म है, या इंडस्ट्री है, इन तमाम क्षेत्रों में। और गवर्नमेंट की जो नीति है वो ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाए, बाहर के लोगों को इंडिया में टूरिज़्म के लिए आमंत्रित किया जाए, चाहे वीज़ाज़ ईजी वीज़ाज़ देने की बात है या वीज़ा एबॉलिश करने की बात है। इसी तरह से होटल इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़े तरीके से डेवलप हो रही है और बाहर के लोगों को जो है हम और सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सबसे ज़रूर एक काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है जो बाहर के टूरिस्ट लोग यहाँ पे। परसेप्शन का चेंज होगा या रियल टर्म्स में कुछ बिजनेस ट्रांसलेट होगा? वेरी क्विक रिएक्शन सर। ये दोनों ही बातें। देखिए परसेप्शन का भी चेंज हो रहा है। आज जो भारत की छवि है दुनिया में वो बहुत बदलती जा रही है। ठीक है, पॉइंट टेकन। दोनों का चेंज होगा, परसेप्शन एंड बिजनेस। समीर, बैक टू यू। बिल्कुल, और अमिताभ जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। अमिताभ जी ये बताइए कि G20 से इस बार क्या उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब हम बयानों का जिक्र करते हैं और जिस अंदाज में जिस बड़े प्लेटफॉर्म पर G20 का इस बार आयोजन किया जा रहा है, कुछ आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं क्या? कुछ खास होने वाला है क्या? देखिए भारत का इस बार स्पष्ट संदेश है कि ये एलीट अफेयर नहीं है। जिस तरह भारत में भी हुआ, हमने देखा 200 मीटिंग्स हुई, 60 जगहों पे हुई, और भारत ने ये दिखा दिया कि ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है वो अब आगे आने वाला है। जिस तरह अफ्रीकन यूनियन को बताया जा रहा है कि उसको मेंबर बनाया जाएगा और 55 राष्ट्र उसमें हैं, वो भी अगर इसके साथ इंक्लूड हो जाए तो भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक कू होगा। साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि भारत जिस स्टेज पर अब आ गया है इससे अब पीछे जाने वाला नहीं है। किसी को आना है इस मंच पे, नहीं आना है, ये उनका प्रॉब्लम है, ये भारत का प्रॉब्लम नहीं है। भारत अब टेक ऑफ स्टेज में आ गया है और उस स्थिति में हमको इस G20 को मजबूत बनाना है, क्योंकि अभी हमने जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन देखे, खासकर यूनाइटेड नेशंस, वो पूरी तरह से इनइफेक्टिव रहा है। खासकर रूस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रूस के मामले में, रूस यूक्रेन के मामले में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह फेल कर गए। ऐसे में ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस को लोग देख रहे हैं कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है दुनिया में, या जो भूखमरी के कगार पर कई राष्ट्र आ गए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से, उनसे कैसे दूर किया जाए। तो भारत उस संदेश को आगे बढ़ाएगा और मुझे लगता है ये मीटिंग जो G20 की दिल्ली में हो रही है वो एक मील का पत्थर होगी। बिल्कुल, दिल्ली दरबार जो सजने वाला है निशांत, वो मील का पत्थर साबित होने वाला है। मील का पत्थर। और एक बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया और इस इवेंट को, जो कि एक इंडोनेशिया में इससे पहले हुआ था, दिसंबर 2022 में हमारे पास इसकी प्रेसिडेंसी आई है, और कैसे इसको हमने स्केल अप करके किस लेवल पर ले आए, ये अपने आप में एक बहुत अलग एक्सपोजर है, एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। आइए अब आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं। G20 समिट की अगर बात करें तो जिनपिंग क्यों नहीं आए? सवाल खड़ा ये होता है, भारत का वैश्विक दबदबा मंजूर नहीं, आर्थिक संकट से जूझ रहा है चीन, ये चीज सामने आ रही है, सीमा विवाद पर भारत का कड़ा रुख, पश्चिमी देशों के साथ भी बिगड़े संबंध, ब्रिक्स सम्मेलन में स्टाफ को रोका गया, बल्कि ब्रिक्स की बिजनेस समिट से बकायदा उन्होंने बॉयकॉट लगभग कर लिया था, वो खुद गए नहीं उसके बिजनेस फोरम में बोलने के लिए। समीर, चाइना के तरफ से आपके साथ बैठे हुए हमारे खास सर, हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं। ये जो चीन का रुख है, भारत के बढ़ते दबदबे से क्या चीन डरा हुआ है? यही वजह है कि सामना करने के लिए जिनपिंग तैयार नहीं आते नजर। प्रतिनिधित्व तो हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन तो हो रहा है प्रधानमंत्री के जरिए, लेकिन शी जिनपिंग का ना आना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है क्या सर? हाँ, ज़रूर सवाल खड़े करता है, लेकिन मैं इसको 3 स्तर पे देखूंगा। कैसे? पहले तो जैसे देखा कि जो चीन की जो आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है जी, वो बहुत ही अभी संवेदनशील है, और अभी उनकी जो पेताख में कम्युनिस्ट पार्टी के वृद्ध लोग थे, उन्होंने भी इनको फटकार लगाई है किस तरह से आप चीन की आर्थिक स्थिति को हैंडल कर रहे हैं, और जिस तरह से जो कह सकते हैं उनके जो एक तो निवेश हो गया, और फिर जो सर कहा यह भी जा रहा है कि चीन जो है खास तौर पर बड़ा डरा हुआ है इस बात को लेकर कि G20 समिट के बाद जो जॉइंट डिक्लेरेशन सामने आएगा उसमें कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसके लिए। नहीं, उसमें भी मैं आ रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। तो पहला स्तर जो मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। दूसरा जो भारत और चीन के जो संबंध है, जिस तरह से ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है थोड़ी समझ बन जाए, लेकिन जिस तरह से जो हमारी स्टेटमेंट्स आई दोनों देशों से बिल्कुल अलग अलग थी, तो ये लग रहा था कि नहीं आ पाएंगे। ठीक है। तो तीसरी बात जो आप इशारा कर रहे हैं
वो ये है कि जिस तरह से हमने जो वसुधैव कुटुंबकम की बात की है और जिस तरह से मानव केंद्रित सोच की बात करी है, सारे ग्लोबल साउथ को साथ लेने की बात की है, तो चीन को ये खटक रहा है क्योंकि जो जिस तरह से उसके अपने विचार हैं, खास करके जो बिल्डिंग कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर है, जो साझा कह सकते हैं कि जो मानव कल्याण के लिए उनकी एक सोच है, बेल्ट एंड रोड उसमें है, और फिर जो मानव केंद्रित सोच है, उम्मीद की जा सकती है कि चीन के लिए भी एक सख्त मैसेज होगा। क्विक सवाल खड़ा ये होता है, इंडोनेशिया में 2 साल के अंतराल के बाद लास्ट ईयर प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, ब्रिक्स में भी बात हुई, जो आइस है वो मेल्ट नहीं कर रही है, बर्फ अभी भी जमी हुई है, क्या ये वजह है कि शी जिनपिंग नहीं आए या उनके डोमेस्टिक कंसर्न्स हैं? 2 बड़ी वजह मुझे लगती है। एक तो वो पुतिन को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप नहीं आए तो हम भी नहीं आए हैं, और उसी स्तर पर वो स्केल डाउन कर रहे हैं इसको। लेकिन जब पुतिन साथ नहीं खड़े होंगे तो शी जिनपिंग का भारत में बाइडन के सामने खड़े होना बहुत ऑकवर्ड होगा, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि वो लगातार, भारत ने साफ स्पष्ट कर दिया था, मोदी जी ने बोल दिया था उनको जोहानसबर्ग में कि LAC पर अगर आपकी पोजीशन ठीक नहीं करते, आप उसको स्टेटस को बहाल नहीं करते पुराने वाला, तो संबंध सामान्य नहीं हो सकते। चाइना चाहता यह है कि उधर कुछ भी होता रहे। पॉइंट टेकन। मतलब हम वी कैन टॉक बिजनेस ओनली व्हेन बॉर्डर बिजनेस इज सॉर्टेड, ये हमारी लाइन रही है शुरू से। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और उस पर मैं क्विक रिएक्शन लूंगा यहां पर सीधे। चलिए, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, G20 में जिनपिंग के ना आने पर अमेरिका सख्त हो गया है। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन का बयान आया है, यह चीन पर है कि वो कौन सी भूमिका में रहना चाहता है। चीन बिगाड़ने की भूमिका चाहता है तो ये उसका फैसला है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अशोक सर, सवाल खड़ा ये होता है, ये स्टेटमेंट तब आ रहा है और इसके बैकड्रॉप में मैं 2 चीजें, पहले जो उनकी इकोनॉमिक अफेयर्स की मैं मिनिस्टर ही कह सकता हूं, उन्होंने कहा कि हमें इनसे विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, इटली कह रहा है कि 1 बेल्ट 1 रोड, उससे हमें हटना चाहिए। और फिर ये हाउ डू यू टेक इट सर? क्विक रिएक्शन। देखिए, मैं ये समझता हूं जो अमेरिका ने जो कहा है, जो चाइना वांट्स टू बी अ स्पॉइलर, मतलब ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं, सभी देश मिलकर कर रहे हैं, उसमें वो अड़ंगे डालना चाहता है, उसमें वो ऑब्स्टिकल डालना चाहता है। कैन दे बी अ स्पॉइलर? नहीं, वो प्रयास तो कर रहे हैं। जैसे आपने देखा है, जो ये अभी वसुधैव कुटुंबकम के इसको लाने में वो उनको दिक्कत हो रही है, वो चाहते हैं जो उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इसमें जिक्र किया जाए। भारत ने कहा है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सारा डेट ट्रैप बन गया है। हर देश ने देखा है, श्रीलंका में आप देखिए और कितने देश देखिए, सब में चीन का वो डेट ट्रैप बना हुआ है। और फिर वो सॉरी सर, आपको रोक रहा हूं, बट क्या इंडिया एज एन ऑल्टरनेट टू चाइना अपने आप को इस G20 से उसने आपको प्रोजेक्ट कर दिया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब भारत अपना जो मॉडल है उसको वो प्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम कह रहे हैं 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, जो भारत का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले एक था अमेरिका का जो कि कैपिटलिस्ट मॉडल, राइट। दूसरा अब चाइना ने अपना प्रपोज करना शुरू कर दिया जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, कम्युनिस्ट रूल से। अब भारत ने अपना एक नया मॉडल दिया है ऑफ डेवलपमेंट। न्यू नैरेटिव ऑफ डेवलपमेंट, अमेरिका फेल, चाइना फेलिंग एंड इंडिया इमर्जिंग। समीर, बिल्कुल। लेकिन चीन के इस रुख पर भारत का क्या रुख होगा? अचल मल्होत्रा साहब, क्या लगता है आपको? क्योंकि एस जयशंकर से जब यह सवाल हुआ था हमारे विदेश मंत्री से, तो उन्होंने कहा था कि किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन तो सारे मुल्कों का हो रहा है। लेकिन फिर भी चीन के मौजूदा रुख को देखते हुए हमारी तरफ से क्या मैसेज देने की कोशिश हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है अगर चाइना नहीं आ रहा है तो इसमें नुकसान चाइना का है, भारत का कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। डेफिनेटली उसकी इमेज एज ए स्पॉइलर बनती है। डेफिनेटली ये मैसेज भी जाता है कि चाइना भरपूर कोशिश कर रहा है कि इस जो G20 जिसका पूरा स्केल्ड अप लेवल जो पूरी दुनिया में देख रही है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति कहते हैं कि अगले साल हमारे लिए चैलेंज होगा इस स्केल पे करने का, तो वो इसको थोड़ा डाउनग्रेड करना, इसको इंडिया को एम्बैरेस करना और मैसेजिंग करना अपनी तरफ से, वो पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि देखिए, G20 आपके दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि G20 जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे डिबेट करने के लिए नहीं है। इसका मेन मैंडेट है ग्लोबल फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हेल्थ। यानी आपको एक ऐसा रोड मैप बनाना है कि आने वाले वक्त में
पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी होगी, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होगा, और उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे जितने भी मुद्दे हैं उसमें से कुछ एक मुद्दे ऐसे भी हैं जो चाइना को हजम नहीं हो रहे हैं। अभी बात हो रही थी रोड एंड ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, उसमें जो डेथ इन डेप्थ जो अपना जो कर्ज का जो बोझ है, जो स्ट्रेस है, डेथ स्ट्रेस, जिससे चाइना बहुत ही एलर्जिक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमें इससे बहुत सारी कंट्रीज से सपोर्ट मिली है और हम ऐसे मैकेनिज्म भी अमेरिकन यूरोपियंस के साथ मिलकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन्हें मदद मिले। There's a point to it, sir. लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में लगने वाले कूटनीति के महाकुंभ में वर्ल्ड इकोनॉमी, और हर कोई यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए, जो इस वक्त हमारे पास जानकारी आ रही है। जब हम बात कर रहे हैं तो पूरे रूस के अंदर सीरियल ड्रोन अटैक हुए हैं, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है, वित्तीय स्थिरता, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कई मुद्दों पर बात होगी। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर और उस पर भी चर्चा संभव है। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, एक मंच पर अमेरिका, रूस, चीन, जंग रोकने के तरीके पर चर्चा संभव है। नंबर 1, विश्व गुरु के तौर पर भारत की छवि उभरेगी। G20 देशों में सिर्फ चीन ही रूस के साथ है। 10 देश और यूरोपीय संघ यूक्रेन के साथ है। भारत, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना जो है वो न्यूट्रल हैं, तटस्थ हैं। इंडोनेशिया नोट करिए जहां पर पहले था, और अब बात कर रहे हैं भारत की। लेकिन रशिया ऑन योर साइड, क्विक रिएक्शन जी। इसमें जो इंडोनेशिया या भारत या जितने भी सदस्य हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि ये ग्लोबल साउथ की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जो थ्रस्ट था, और हमारी इकोनॉमी 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी है, और उस तरह से भी अगर आप इसको एम्फेसाइज करें तो देखेंगे ये एक्सक्लूसिव क्लब G7 जैसा नहीं रहा। इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, और एक्सपैंड ही नहीं कर रहे हैं, इसको एम्पावर कर रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स की तरफ जो अब तक अमिताभ सर, मैं अब सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सर, लेट्स स्पेस इट अप अ लिटिल। सवाल खड़ा ये होता है कि क्या युद्ध के ऊपर कोई कंक्लूसिवली बात होगी सर, नहीं होगी? क्विक रिएक्शन सर। ऐसे तो इंडिया की तरफ से हम चाहते हैं कि कोई युद्ध ना हो। उसी डिस्कशन होगा क्या यूक्रेन वॉर के ऊपर? डिस्कशन होना तो चाहिए। होगा, आपको लगता है? होगा। लावरोव वहां पर आए हुए हैं सर, योर टेक। लावरोव आए हुए हैं, पुतिन नहीं आए हुए हैं। लावरोव से अभी आसियान समिट में जयशंकर साहब की मुलाकात हुई है। क्या लगता है कोई कंसेंसस युद्ध को लेकर होगा? लावरोव की कोशिश होगी कि इस पर कोई डिस्कशन ना हो, और अमेरिका की कोशिश होगी कि इस पर चर्चा हो। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी दोनों के बीच में है। शी जिनपिंग के न आने पर रशिया आइसोलेटेड फील करेगा या नहीं करेगा, ये सवाल है। आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। अशोक सर, क्विकली एक रिएक्शन मुझे ये बताइए। लावरोव यहां पर है, शी जिनपिंग नहीं है यहां पर, पुतिन यहां पर नहीं है, युद्ध कितना डोमिनेट करेगा? देखिए, मेरे ख्याल से युद्ध इतना डोमिनेट नहीं करेगा। हम वो 2-3 पैराग्राफ जो हैं, जो इसको कैसे हम रिफ्लेक्ट करें डिक्लेरेशन में, उसके ऊपर बातचीत होगी। क्योंकि देखिए, युद्ध के बारे में जो कुछ कहना है सभी ने कह दिया है, सबकी पोजीशन। कुछ लाइनें आएंगी क्या यूक्रेन पर? हाँ, नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2 पैराग्राफ थे, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4 बाली डिक्लेरेशन में। मुझे जो अभी मालूम है, पैराग्राफ 4 पर अभी भी सहमति हो गई है सबकी। पैराग्राफ 3 में थोड़ी सी कुछ है दिक्कतें, जो अभी यूरोपियन यूनियन का भी ये कहना आया है, जो भारत ने जो एक प्रपोजल दिया है, इट डजंट गो फार इनफ, तो उसके ऊपर बात होगी। बट युद्ध को कैसे रोका जाए वगैरह, युद्ध को कैसे रोका जाए, युद्ध को लेकर क्या बात हो सकती है, इस पर हम अपने मेहमानों से जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। रूस और चीन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आते हैं तो चिंता भारत की भी बढ़ती है। मैं आपसे मैम जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, रूस यूक्रेन युद्ध ये कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? क्या इस पर कुछ बात होगी? क्या इस पर कुछ ठोस सामने आ सकता है? बात तो जरूर होगी क्योंकि जो G7 का ग्रुप है, इस पे बहुत क्लियर है कि इसके ऊपर बिल्कुल उसको इंक्लूड करना चाहिए स्टेटमेंट में भी कुछ उसके बारे में, और ये वॉर एंड होनी चाहिए। बट इंडिया कोशिश करेगा कि उसका टोन डाउन, उसका कोई भी स्टेटमेंट आए, और उसके ऊपर जैसे हम हमेशा कह रहे हैं, बात होनी चाहिए टू रिजॉल्व इट, डिप्लोमेटिक उसको समाधान होना चाहिए, ना कि और ये वॉर को खत्म करना चाहिए। लेकिन भारत युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है। रूस आज की डेट में यूक्रेन के साथ युद्ध में है। क्या ये भी एक वजह है कि थोड़ा
असहज होते हुए भी नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, इसलिए वो पर्सनली नहीं है, ये माना जा सकता है क्या? नहीं, देखिए वो अगर डोमेस्टिक लेवल पे देखा जाए वार में इन्वॉल्व है तो वो पीछे भी आसियान में भी आसियान कह रहा हूँ ब्रिक्स मीटिंग में भी नहीं गए थे, तो ठीक है वो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ से आ रहे हैं और है ना अवॉइड तो किया जाएगा। ये जहाँ तक मेरी समझ है कि वार बहुत ज़्यादा वार का इशू डोमिनेट नहीं करेगा इसमें, जियो इकोनॉमिक कंसर्न्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा। क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी नीड्स हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गया, ये सब क्योंकि छोटी छोटी कंट्री को भी ध्यान में रखिए कि छोटी छोटी कंट्रीज को क्या फ़ायदा होने जा रहा है भारत की अध्यक्षता से, G20 की अध्यक्षता से, ये ज़्यादा डोमिनेट करेगा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये निशांत बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं और एक सवाल जहन में यह भी आ रहा है कि क्या G20 के विस्तार की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि डिवाइडेड G20 क्या यहां पर कोई कंसेंसस लेके आ पाएंगे? जो समीर बता रहे हैं उसके एक्सपेंशन की बात, अफ्रीका को हिंट कर रहे हैं। बड़ी खबर, ऋषि सुनक ने की पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व अद्भुत रहा है। ऋषि सुनक ने कहा है भारत वैश्विक नेतृत्व कर रहा है। ऋषि सुनक ने कहा है भारत के इस रोल को देखना अद्भुत है। ऋषि सुनक ने कहा है तमाम बड़े मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। ऋषि सुनक ने यह भी कहा है, लेकिन ये वो कंट्री कह रही है जहां पर क्राइसिस बहुत ज्यादा है, जहां पर फ्यूल क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज है, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत हाई है। ये उस कंट्री की तरफ से बयान आ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है, डिवाइडेड G20 क्या भारत में कोई कंसेंसस ला पाएगा? मेरे ख्याल से मुश्किल ही है, क्योंकि हर एक आप देखिए G20 बना था क्योंकि जब G7 फेल हो गया था 2008 में, इकोनॉमिक क्राइसिस में, जब 2-2 साल पुराने बैंक $1-1 के बिके थे। तो इन लोगों ने G7 ने हमको बुलाया, जो नए उभरती जो शक्तियाँ हैं जिनमें भारत, इंडोनेशिया और आसियान के देश हैं। अब ये हो रहा है कि अपना जो इनका G7 का जो एजेंडा है वो उसको हम पर थोपने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल से इसमें हम कैसे कंसेंसस बना सकते हैं? होगा कि गिव एंड टेक तो होता ही है, और जैसे अब G7 की का जो लिटमस टेस्ट है वो इसके G20 का कि वो यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए और रूस की वो की जाए, बुराई की जाए। पर इस मामले में मैं कहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री का बहुत नेतृत्व में बड़ी। सर आप जो बता रहे हैं, मेरे पास इसमें एक सवाल है। आप इस G20 ने क्या क्या देखा? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर हलचल, और अब यूक्रेन। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इस G20 को क्या ये यूक्रेन डोमिनेट करेगा, या जो थीम भारत लेकर आया है वो डोमिनेट करेगा, या फिर समथिंग व्हिच इज गोइंग टू पैराड्रॉप? निशांत जी, ये जो G20 भारत में होने वाला है, मुझे लगता है कि जो हील, हार्मोनी और होप, ये जो 3 शब्द प्रधानमंत्री जी दिए हैं, तो पूरी दुनिया को इस समय हील की जरूरत है। वो हील क्या है? आप जितने मुद्दे उठाए, सबसे बड़ा ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा मुद्दा है। और आपने अपनी इनिशियल रिपोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा ये टारगेट होगा कि इस समिट में, इस महाकुंभ में हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें। इस महासमागम में हम जब बात करें तो हम क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल साउथ की है वो एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के है, और उसके लिए हमें क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जब दुनिया की महाताकतें यहाँ पर आ रही हैं तो भारतीय प्रधानमंत्री इस बात को रखेंगे कि हिंदुस्तान आवाज बन सकता है यदि हम सब एक मंच पर आए और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को हम असाइड करें, उसको बगल में रखें। क्या ये कर पाएंगे? सवाल ये खड़ा। मैं समीर के पास जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सर क्विक रिएक्शन। क्या जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम उससे डिटर हो पाएंगे? क्या उससे हम परेशान हो पाएंगे, या फिर हम उसको अलग करके आगे बढ़ पाएंगे? इंडिया की पोजीशन आप कैसे देखते हैं? इंडिया की पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस वक्त दुनिया जो है एक समुंदर, जो तूफानी समुंदर से एक नाव जा रही है, और इंडिया एक तरह का एंकर है, एक तरह का लंगर जिसे हिंदी में कहते हैं। और इस एंकर को की जो भूमिका प्रधानमंत्री ने बनाई है, उसमें एक चीज़ होती है क्रेडिबिलिटी। भारत की क्रेडिबिलिटी एज ए ऑनेस्ट ब्रोकर उभरी है, भारत की ब्रांड उभरी है। देखिए, ब्रांड भारत को जो प्रमोट किया है, जो दूसरी कंट्रीज ने जब G20 किया था नहीं किया है, जैसे यहाँ पे इतनी सारी जगहों पे 1 साल तक करने का, तो इसके जो फ़ायदे होंगे वो ग्लोबल फ़ायदे भी होंगे और भारत को भी होंगे। रही बात यूक्रेन वॉर की, मेरे को लगता है कि भारत का जो रवैया रहा है कि हम वॉर एक्सेप्टेबल नहीं है, पर हम इसको हाईजैक नहीं करने देंगे एजेंडा को। तो मेरे को लगता है वही फ्रंट एंड सेंटर रहेगा, वासुदेव कुटुंबकम।
ओके समीर, बैक टू यू। बिल्कुल, लेकिन हमने यहां पर थोड़ी देर पहले जिक्र किया एक्सटेंशन का भी। अफ्रीकी संघ को सदस्यता दिलाने के पक्ष में नजर आ रहा है भारत। अगर ये 55 देश भी हिस्सा बनते हैं, अफ्रीकी संघ भी G20 का हिस्सा बनता है, तो इससे बदलेगा क्या? इस एक्सटेंशन से हासिल क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, अफ्रीका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र महादेश के रूप में उभर रहा है। इसके पास खनिज पदार्थ से लेकर बाजार तक भी माने जा रहे हैं। चीन जा रहा है वहाँ, अमेरिका भी चाह रहा है कि अमेरिका जा ही नहीं चाह रहा कि भारत भी वहाँ पर काफ़ी सक्रिय हो। तो लेकिन हमें अफ्रीका को एक दूसरे नज़रिए से देखने की आवश्यकता है जी। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा भूभाग जो बहुत दिनों से विकसित नहीं हो पाया, बाकी क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, तो एक नई भूमिका निश्चित ही आएगी। एक जिसे कहते हैं भू राजनीति का एक केंद्र भी बन रहा है, और हमें इस भू राजनीतिक केंद्र को किस तरह से एक बड़े जिसे का आर्थिक परिप्रेक्ष्य में लाएं, और किस तरह से इसे हम एक सांस्कृतिक धरोहर, जैसे भारत इस बार बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है कि किस तरह से संस्कृति इन सारे जितने भी विभाजन है उन्हें एक तरह से पाट सकता है। तो इन तीनों जो दिशाएं हैं, इन तीनों दिशाओं को एक साथ लेकर हम अफ्रीका को एक नया दिशा दे सकते हैं, एक नई परिप्रेक्ष्य दे सकते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, देखिए यहाँ बात आ रही है अफ्रीका यूनियन की, कोई एक इंडिविजुअल कंट्री की नहीं आ रही। साउथ अफ्रीका केवल एक राष्ट्र है वहाँ पर, तो इस तरह से बहुत सारे जो वहाँ पर विभाजन हो सकते हैं, पूरे के पूरे अफ्रीका यूनियन को लाने से उस विभाजन से बचा जा सकता है। और इस पर शायद ही किसी को आपत्ति हो, चाहे न ही चीन को आपत्ति हो सकती है, न अमेरिका को आपत्ति हो सकती है, क्योंकि पूरा अफ्रीका महादेश आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, काफी बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन तुर्की का रुख क्या होगा? प्रोफेसर राजन कुमार, जरा हमारे दर्शकों को ये समझाइए। भारत आज जिन मोटिव्स को लेकर G20 में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसमें तुर्की की तरफ से कोई रोड़ा, कोई अड़ंगा नजर तो नहीं आता? देखिए, आज मैं टर्की को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टर्की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो रास्ते हैं ब्लैक सी से और बॉस्फोरस से जो निकलते हैं, टर्की के रास्ते से निकलते हैं। तो जो भी सप्लाई चेन और रेजिस्टेंस की बात हो रही है, उसको रिस्टोर करने की बात हो रही है, बिना टर्की की मदद से वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ा क्राइसिस क्या चल रहा है कि अफ्रीकन कंट्री या बाकी देशों को फूड और एनर्जी फर्टिलाइजर का क्राइसिस चल रहा है, और टर्की वहाँ पे, टर्की नाटो का मेंबर है और रूस के साथ भी अच्छे रिलेशन है, तो टर्की वहाँ पे मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है। अभी 2 दिन पहले अर्दोआन और पुतिन की मीटिंग भी हुई थी मॉस्को में, सोची में। तो उसमें हालांकि कोई अभी उस पर निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट रोल टर्की यह प्ले कर सकता है कि अगर रूस को कन्विंस कर पाए और यूक्रेन और नाटो के मेंबर को कन्विंस कर पाए कि ये ग्रेन डील को अगर अटैक वहाँ पे नहीं हो ब्लैक सी में, तो और रशिया का जो डिमांड्स है उसको थोड़े मान ले, तो फिर से ग्रेन सप्लाई जो रुक गया था ब्लैक सी के रास्ते से, वो रिस्टोर हो सकता है। और जहाँ तक भारत की भूमिका की बात है, तो भारत देखिए, ये 1983 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट हो रहा है भारत के हिसाब से। और दूसरे जो मीटिंग होंगे वो एक ब्राजील में होंगे, फिर साउथ अफ्रीका में होंगे, तो ग्लोबल साउथ वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाए। और 2 इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी क्विकली। एक देखिए, यहाँ कोई भी मल्टीलैटरल इस तरह के डिस्कशन में हाई पॉलिटिक्स पे बात होती है, लो पॉलिटिक्स बात होती है। SDG, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन, ये सब लो पॉलिटिक्स है, और उस पर कंसेंसस बनेंगे थोड़े से। जहाँ पे नहीं बनेगा वो है रशिया यूक्रेन का इशू, उस पर कोई भी कंसेंसस बनने की संभावना नहीं है, और कोई भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन की संभावना नहीं है। बिल्कुल, तो दुनिया के इस महामंच पर निशांत कई अहम मुद्दों को लेकर बर्फ पिघलने के भी आसार हैं। ये एक बड़ी बात निकल कर देखिए, एक बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस G20 को एक रूटीन अफेयर नहीं बनाया, और सवाल खड़ा यह होता है कि अब क्या ऐसे ही G20 आने वाले समय में, और खासकर जब प्रधानमंत्री ने ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की बात की है, तो क्या हम G20 को क्या उस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ 2 खास मेहमान वहां पर हैं, मैं उनके पास अभी आने वाला हूं। लेकिन G20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिरकत नहीं करेंगे। दोनों के इस कदम की वजह से क्या रूस के खिलाफ दुनिया की एकजुट और रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियां हैं? आइए इसको समझते हैं। यूक्रेन युद्ध में पुतिन के सबसे बड़े समर्थक जिनपिंग, मार्च 2023 में युद्ध के बीच रूस पहुंचे जिनपिंग। अक्टूबर 2023 में पुतिन के बीजिंग दौरे की चर्चा, दोस्त जिनपिंग से जल्द मिलूंगा, पुतिन ने यह भी कह दिया है। अब लेट्स नॉट फॉरगेट, मैं सीधे आऊंगा यहां पर। सबसे पहले सर, जिनपिंग से मुलाकात, लेकिन किम जोंग उन से भी मुलाकात। अब मेरा सवाल पुतिन नहीं है, मेरा सवाल है जो ईस्ट और वेस्ट का डिवीजन है, क्या उस डिवीजन में G20 भारत के तौर पर एक ब्रिज के तौर पर आएगा? ग्रेट क्वेश्चन। एक ब्रिज आएगा या एक अलग सा पोल की तरह से आएगा? ईस्ट और वेस्ट का डिवीजन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका एक तरफ दुनिया को खींच रहा है, चाइना दुनिया को एक तरफ खींच रहा है।
ये जो चल रहा है, अमेरिका नंबर 1 एम्पायर है, वो रखना नहीं चाहता, चाइना 2 है, बोलता मैं 1 बनूंगा, रोक सको तो रोक लो, फंडामेंटली है। बट इन दोनों कैंप्स के अलावा बहुत सारी दुनिया हम भी हैं, हम एक इमर्जिंग बहुत बड़ी पावर ऑल्सो हैं, और ये दुनिया एक मैट्रिक्स बन रही है। जो वर्ड होता है ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, 2020 के बाद कोविड, रशिया, यूक्रेन और चाइना, ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, ये मैट्रिक्स है। हर छोटे बड़े की बहुत अहमियत होगी। सोलोमन आइलैंड, अमेरिका भी उसे वू कर रहा है, चाइना भी, हम भी, पापुआ न्यू गिनी, अभी हम अफ्रीका यूनियन की बात कर रहे थे, वो तो इतना बड़ा है। तो ये मैट्रिक्स बन रहा है इस समय दुनिया में, अलग अलग पार्टनरशिप्स बन रही हैं और ये डिवाइड बढ़ता जाएगा। बट यस, G20 के ही देश अलग अलग कैंप्स में भी हैं काफ़ी। G20 क्या ब्रिज करेंगे? G20 के देश कनाडा है, यूके तो कम्प्लीटली एंटी रशिया है। ओके, लेकिन आपने जो बात की है अर्जेंटीना की, अगर बात करें सर, बड़ा क्लियर है अर्जेंटीना का भी स्टैंड भारत वाला है इस G20 में। अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ नॉर्थ अफ्रीका है, एक तरफ साउथ अफ्रीका है, एक तरफ वो अफ्रीका जो पूरा जल रहा है और दूसरी तरफ वो अफ्रीका है जो स्ट्राइव कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। क्या रोल होगा G20 का? देखिए, सबसे पहली बात तो जब से शुरू हुआ 99 से लेकर अभी तक हम देखें, पहली बार ऐसा एहसास हुआ दुनिया को कि सर्विस लेन को भारत ने हाईवे बना दिया। जो चर्चाएं बात है, जो चर्चाएं नहीं होती थी, जो नैरेटिव्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स के थे, उनको बदलने की बुनियादी तौर पर। ये माइक हटाना पड़ेगा पहले तो। आई विल गिव यू एन अप्लॉज। व्हाट अ लाइन, सर्विस लेन को हाईवे बना दिया। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन, गो अहेड सर। तो जो बात भारतीय प्रधानमंत्री ने 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी, ये तीनों मुद्दे साउथ वर्ल्ड के समान तौर पर जो भारत में जो समस्याएं हैं वही समस्याएं उन तमाम दुनिया की समस्या है। तो पश्चिमी दुनिया, पूर्वी दुनिया, नॉर्थ या साउथ का डिवाइड जो अकादमिक या वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिस तरीके से आगे बढ़ा है, उसको पाटने की कोशिश इस G20 के द्वारा की जाएगी। और इसमें समानांतर रेखा पर भारत के साथ वो तमाम देश खड़े होंगे, क्योंकि इसके पहले अर्जेंटीना में भी 2018 में G20 का सम्मेलन हुआ, फिर भारत से ब्राजील जाएगा, लेकिन किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि नेतृत्व को ये ग्लोबल साउथ को नेतृत्व करे। वो भारत ही कर सकता है, ये दुनिया को एहसास। ग्लोबल साउथ में भारत की जो पोजीशन है, ये उसकी शोकेसिंग है। समीर, बिल्कुल, और भारत के इस मादे का एहसास आज की तारीख में पूरी दुनिया को हो रहा है। एक अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। व्हाइट हाउस ने की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। G20 में पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की गई है। सफल G20 सम्मेलन के लिए हम भारत के साथ हैं, यह कहा गया है व्हाइट हाउस की तरफ से। मेजबानी के लिए भारत का सहयोग, इस बात का जिक्र व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया है G20 समिट से पहले। हमारे साथ इस वक्त G20 मंडपम मौजूद है TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। अमेरिका का ये रुख क्या बता रहा है सर? वो ये दिखाना चाहते हैं कि रूस और चीन के अलावा वो उनकी अनुपस्थिति में वो G20 को सफल होने के लिए पूरे प्रयासरत हैं। और भारत के साथ सहयोग और बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो 2 राष्ट्राध्यक्षों की अनुपस्थिति है उसको अब फायदा उठाया जा सके और उससे नुकसान होने से बचा जा सके। बिल्कुल, एक सवाल और जहन में आता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक और बात कही गई है। संकेत ये दिए गए हैं कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन होगा G20 समिट के बाद, उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं ये दोनों मुल्क, रूस और चीन। ऐसा लगता है आपको क्या? बिल्कुल सटीक बात कही आपने। देखिए, बात चीन शी जिनपिंग का नहीं आना 2 बातें साफ करता है। या तो रूल बेस्ड सिस्टम से चीन भग रहा है, या परवाह नहीं कर रहा है। ये भी बात हो सकती है कि चीन परवाह नहीं कर रहा है। अच्छा। जिस तरीके के मैप जारी कर रहा है, स्टैंडर्ड मैप अभी बनाया, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री ने क्रिटिसाइज किया, जापान ने क्रिटिसाइज किया, भारत ने क्रिटिसाइज किया, परवाह नहीं कर रहा या रूल से भागने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बात मान के चलिए कि चीन जो है एक अवसरवादी है, वो रूस के साथ भी नहीं है। रूस के साथ 1971 आप देखिए, 70-71 में अमेरिका के साथ चला गया, 79 में अमेरिका के साथ चला गया, कहाँ रूस के साथ खड़ा था, जो कि 1950। मैं आपके पाले में थोड़ा सा स्टेप इन करने जा रहा हूँ। आई कांट रेजिस्ट वन क्वेश्चन सर।
ये मुझे बताइए, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में क्या भारत मीडिएटर बनेगा? जी, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, ग्लोबल साउथ के बारे में बता दूं, ये ज्योग्राफिकल कंसेप्ट नहीं है, जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो ग्लोबल साउथ में आता है, लेकिन इसके बावजूद वो नॉर्थ का मेंबर है। इंडिया और चाइना दोनों जो हेमिस्फीयर देखेंगे ज्योग्राफिकली तो ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं, इक्वेटर के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी ग्लोबल साउथ के मेंबर है। तो ग्लोबल साउथ का जो ओरिजिन है उसमें इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से देखें, इसको 1970s में टर्म हुए थे, लेकिन जब से डिक्लाइन हुआ सोवियत यूनियन का, जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद से जो थर्ड वर्ल्ड टर्म, डेवलपिंग टर्म, इसको नहीं लाइक करने लगे थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आज के टाइम पे ग्लोबल साउथ का यह मतलब नहीं है कि ये नॉर्थ से कोई कम है। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखें या इनका इन्फ्लुएंस देखें, भारत का रोल सर क्विकली। भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल साउथ का जो इंटायर कंसेप्ट है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से लेकर अभी तक, उसमें भारत ने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। अमिताभ सर, वेरी क्विकली, फ्रांस ने कहा जॉइंट स्टेटमेंट साइन नहीं करेंगे, अमेरिका ये कहता है वी वांट टू सी इंडिया डूइंग समथिंग ऑन रशिया, क्या करेगा भारत? देखिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक चैलेंज है और हमारे दो इंटेलिजेंट जीनियस जो हैं, अमिताभ कांत और विदेश मंत्री जयशंकर, ये कुछ ना कुछ डोंट प्रमोट योर नेम, डोंट प्रमोट योर नेम। और उसमें जो बॉटम लाइन जो भारत को रखना चाहिए, एक तो कि जो खाद्यान्नों का सप्लाई रुक गया है उसको सप्लाई को बहाल करने के लिए एक मेजर अपनाना होगा। दूसरा, यूक्रेन और रूस को युद्ध को रोकने के लिए हमने वार्ताओं पर स्ट्रेस करना है। ये नहीं कहना है कि जो उनको सपोर्ट करेगा या जो बात, लेकिन एक सवाल मेरा है यहाँ पर, योगेश सर, अगर हम बात करें इकोनॉमिक फ्रंट पर, क्या भारत ग्लोबल सप्लाई चेन्स को, क्योंकि हम आसियान से आ रहे हैं, आसियान में बहुत बड़ा इंपेटस हो गया है इन टर्म्स ऑफ एन ऑल्टरनेट टू चाइना, क्या ग्लोबल सप्लाई चेन्स को लेकर बातचीत होगी यहाँ पर बहुत हैवी ड्यूटी वे में? हाँ बिल्कुल, देखिए ग्लोबल सप्लाई चेन का मुद्दा तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो प्रोग्रेस करे और हम चाहते हैं कि भारत जो है एक वेन्यू बन जाए जहाँ पर एक बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकें और मैन्युफैक्चरिंग अपने लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए। और मैं आपसे एक लिबर्टी ले रहा हूँ एक सवाल पूछने की, एक तरफ है ऑप्टिक्स और दूसरी तरफ है ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी में क्या भारत तैयार है? देखिए, काफ़ी कुछ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब एप्पल देखिए, एप्पल ने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। काफ़ी कुछ कहने में आ रहा है कि भाई 25% जो है, जो प्रोडक्शन, ग्लोबल प्रोडक्शन है, वो 2-3 साल में भारत के अंदर एप्पल का होने वाला है। इसी तरह से और कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ भारत में आ रही हैं, तो प्रोग्रेस तो काफी अच्छी हो रही है। सेमीकंडक्टर पॉइंट टेकन। समीर, वेरी क्विकली टू यू। और जल्दी से यहाँ पर हमारे जो मेहमान हैं उनसे मैं एक सवाल बार बार जहन में आ रहा है। जो बाइडेन काफी डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं शी जिनपिंग के ना आने से, अमेरिका की ये निराशा क्या बता रही है? देखिए, जो बाइडेन, ये उनके लिए इलेक्शन से पहले का साल है। हाँ। तो वो ये चाहते थे कि चीन के साथ बातचीत करके कुछ ऐसा वो किया जाए ताकि वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को दिखा सके, लेकिन वो उनकी बात सफल नहीं हो रही है। और चीन के ना आने से एक निराशा उनको ये भी है कि चीन आता तो शायद रूस के चीन साथ, तो आ रहा है, चीन तो आ रहा है, जिनपिंग नहीं आ रहे। जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अगर जिनपिंग होते तो शायद रूस के साथ कुछ वार्तालाप करने में, रूस को टोन डाउन करने के लिए चीन की भूमिका को डिस्कस किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ। तो उनकी निराशा का ये 2 बहुत बड़े कारण हैं। ये 2 बहुत बड़े कारण हैं। 1999 में G20 की स्थापना ही की गई ग्लोबल इकोनॉमी की चुनौतियों से निपटने के लिए। आज G20 की अपना दायरा बढ़ाता भी नजर आता है क्या मैम? बिल्कुल अपनी कोशिश कर रहा है इकोनॉमिक फोकस से थोड़ा और बाहर जाने का। क्लाइमेट चेंज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन गया है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात हो रही है, प्लस हम देख रहे हैं डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो रही है। इंडिया कोशिश कर रहा है उसको भी प्रमोट करने की, और वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सारे वर्ल्ड के लिए। और एक जो इसकी जो अहम मुद्दा, ऑफ कोर्स ग्लोबल साउथ जैसे और सबने कहा, पर जो एक अहम चीज़ थी जो सिर्फ इकोनॉमिक उस पर फोकस है, उसको तो करेंगे ही फोकस, उसको तो डिस्कस करेंगे टू फाइंड बेटर वेज। आपने चीन का मेंशन किया, कौशिक जी एक लाइन मुझे बोल रहे थे चीन के ऊपर। हाँ, मुझे लगता है कि बाइडेन निराश नहीं है, वो बार बार शी जिनपिंग के ना आने को हाईलाइट करना चाहते हैं। जैक सुलिवन ने कहा कि वो स्पॉइलर बनना चाहते हैं। इसकी हिंदी जो स्पॉइलर की है, किसी भी शादी में एक फूफा होता है, तो चाइना को वो फूफा साबित करने पर तुले हुए हैं। तो चाइना क्या वो फूफा साबित हो गया है, ये सवाल है।